नमस्कार दोस्तों। भाई आज से हम राजस्थान का जो इतिहास का जो बैच है आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माँ सरस्वती का नाम लेके। हाँ देखो दी भाई, इसके बारे में इस बैच के बारे में थोड़ी एक दो बातें कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। देखो भाई, ये जो बैच रहेगा आपका, इसकी खासियत रहेगी भाई, ये बैच 0 to क्या रहेगा, हीरो रहेगा। ठीक भाई, बिल्कुल जीरो लेवल से जो नए साथी हैं, जो पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बैच सबसे बेस्ट आएगा। ठीक भाई। हाँ देखो देखिए, और इसमें हाई लेवल का मतलब होता है, जैसे हमने देखो मैथ में होता है वैसे तो 0 to हीरो, लेकिन यहाँ पे भी 0 to हीरो होगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे हाई लेवल तक। हाई लेवल का मतलब है हम कंप्लीट बेस पढ़ने के बाद हम इस पे आधारित हर चैप्टर के हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ भाई, तो भाई जो बिल्कुल भी नए हैं, जो राजस्थान का इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले उन सभी साथियों से दरख्वास्त रहेगी, वो कम से कम जाके ये जो जिला दर्शन मैंने पढ़ाया आपको, अभी लेटेस्ट जो आपके जिले बने हैं, तो उन सभी जिलों का मैंने जिला दर्शन पढ़ाया है, वो जाके कम से कम, ठीक भाई, वो पढ़ लिया जाए, ताकि वो आपके क्या हो जाएगा, इस जिला दर्शन से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक भाई। हाँ, ऐसे लगेगा, उसमें हमने कुछ छोड़ा नहीं है भाई। ठीक है भाई। हाँ तो भाई, जिन्होंने जिला दर्शन नहीं पढ़ा है, कम से कम जाके जिला दर्शन पढ़े। और एक दो बातें और कर लेते हैं भाई। हाँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, राजस्थान की, ठीक भाई, या इंडिया लेवल की, तो आप जाके कम से कम जो हमारी जो प्लेटफॉर्म है रैंकर ऑनलाइन क्लासेस है, वहाँ पे जाके आप कम से कम वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट चेक करोगे। ठीक भाई। हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको सोर्स उपलब्ध करवा रखे हैं, जो आपका कम समय में रिवीजन करवाते हैं। ठीक भाई, जाना। देखो देखिए, बात करते हैं, आज हम राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको आपको सबसे पहले आपको ये की बात ध्यान रखनी है, जो मैं करवा रहा हूँ उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। ठीक भाई। हाँ, लालच बुरा भली चीज है, ये तो मानते हो ना आप। हाँ, आपका आपके हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी आपके लिए कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, संपूर्ण पढ़ाया जाएगा। ये बैच रहेगा जो ये राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके, कोई स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम केवल ये है राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और संपूर्ण पढ़ रहे हैं। ठीक भाई। हाँ, देखो देखिए, आज बात करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। ठीक भाई, सामान्य परिचय देखते हैं राजस्थान का, सामान्य परिचय भाई। देखो जरा, हाँ भाई, बात कर रहे थे भाई पीडीएफ के बारे में भी। भाई पीडीएफ तो उन साथियों को मिलेगी जो हमारे से जुड़ रखे हैं। ठीक भाई। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं आज इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पहले राजस्थान का सामान्य परिचय देखते हैं। देखो देखिए भाई, परिचय देखे तो अब देखो, आज जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। जो हिस्ट्री है ये कहाँ से शब्द आया भाई, ग्रीक भाषा का क्या है, ये एक शब्द है। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं, देखो इतिहास का प्रारंभ, देखो कहीं ना कहीं इतिहास का तो प्रारंभ स्टार्ट होता ही है। तो हम कहाँ से इतिहास का प्रारंभ मानते हैं भाई, कुछ लोगों का कहना है भाई ये सभ्यता के काल से इतिहास का प्रारंभ होता है। ठीक भाई, सभ्यता तो जानते हो आप। हाँ, जो नदियों के किनारे बसे शहर है, जो भूचाल भूकंप या काल अकाल या फिर ये बाढ़ आने के कारण वो पूरी की पूरी सभ्यता है, पूरा का पूरा शहर जमीन के अंदर ढह जाता है। ठीक भाई। हाँ, जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता, ये सारे स्थल है। तो सभ्यता के काल को इतिहास का प्रारंभिक काल माना जाता है। दूसरी बात करें राजस्थान में, तो ये राजपुताना के काल को, राजस्थान में राजपुताना के काल को इतिहास का प्रारंभिक काल माना जाता है, जो 7वीं शताब्दी से है। तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई, इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है भाई, 7वीं शताब्दी से होता है। देखो देखिए, अब जो आपको पता है, जो राजस्थान है, आपको पता होना चाहिए, ये इसकी आकृति, जो आप राजस्थान की आकृति है, एक त्रिभुज के आकार की होती है, पतंग के आकार की होती है। ठीक भाई, तो ये जो
इसको पहले राजपूताना, ये पूरा राजपूताना ही है, राजस्थान क्या है, राजपूताना ही तो है। ठीक भाई। अब इसकी आकृति कैसी है भाई, पतंग के आकार की है या फिर इसकी विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की। तो पूछ लिया जाता है भाई राजपूताना की आकृति, ठीक भाई, राजस्थान की आकृति। तो ये भाई तीर पतंग के आकार की होती है और ये विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है। और ये बात किसने की भाई, एक ब्रिटिश इतिहासकार है, ठीक भाई, टी.एच. हेंडले के द्वारा ये 1814 में जयपुर में की गई। भाई ये बात है राजस्थान को, राजस्थान की आकृति एक पतंगाकार है और एक विषम कोणीय, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं यह विषम कोणीय चतुर्भुज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पतंग होती है, पतंग एक विषम कोणीय चतुर्भुज होता है। ठीक भाई। हाँ, तो ये आकृति बताने वाला कौन था भाई, ब्रिटिश इतिहासकार था टी.एच. हेंडले द्वारा, ये 1814 में जयपुर में ये बात कहते हैं। ठीक भाई। अब बात करते हैं, अब देखते हैं भाई राजस्थान का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। देखो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि, इनका इनका ग्रंथ है रामायण। रामायण ग्रंथ के अंदर राजस्थान का जो मरुकांतर शब्द है इसका उल्लेख मिलता है। आपको पता है मरु प्रदेश, मरुकांतर, मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं भाई राजस्थान को। तो ये जो जिक्र है मरुस्थलीय प्रदेश है, तो ये शब्द कहाँ से मिलता है, जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रामायण है, तो इसके अंदर मुरुकांतर शब्द का क्या मिलता है भाई, उल्लेख मिलता है। देखो ये घटना कहीं ना कहीं रामायण से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए भाई, जब आपको पता है जब सीता जी को रावण उठा के लेके चले जाते हैं, तो फिर वो राम जी जाते हैं भाई समुंदर के पास जाते हैं। आपको पता है समुंदर रास्ते में आ जाता है, तो वो अपना क्रोध में आकर, समुंदर देवता इनको रास्ता नहीं देते हैं, तो वो क्रोध में आकर अपने धनुष पे क्या चढ़ा लेते हैं, बाण चढ़ा लेते हैं। ठीक भाई। हाँ, तभी समुंदर देवता प्रकट होते हैं। वो बोलते हैं भाई आपके पास इतने बड़े योद्धा है, हनुमान जी है, तो आपको मेरा पानी सुखाने की कहाँ जरूरत है। अब आपको पता है, अब धनुष के ऊपर तो बाण तो चढ़ा लिया, अब आपको पता है उस बाण को कहीं ना कहीं तो मारा तो जाएगा। तो उस बाण को श्री राम ने जो अफगानिस्तान और ये जो हमारा राजस्थान है, ये सारा का सारा मरुस्थलीय, पहले एक एक वनस्पति ये हुआ करता था, ये मरुस्थलीय में बाद में बदला था, ये पूरा क्षेत्र वनस्पति प्रदेश हुआ करता था। ठीक भाई। हाँ, तो उस वहां पे क्या है, राक्षस अत्यधिक राक्षस थे, जो वहां पे उनका गढ़ ही मान लो आप, राक्षसों का गढ़ ही मान लो। तो उन राक्षसों का विनाश करने के लिए वो वाहन उधर छोड़ दिया गया था अफगानिस्तान के पास, जो हमारा राजस्थान भी टच में आता है। ठीक भाई, राजस्थान से लेके अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, तो ये सारा ये राक्षस राक्षस लोग यहाँ पे रहते थे, तो वहां पे उन सभी का विनाश कर दिया गया था। और जो वहां पे जो वनस्पति थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई थी, वहां के सारे जंगल नष्ट हो गए थे आगे बात में। हाँ, लेकिन फिर भी वही वनस्पति को वहां पे नष्ट तो कर दिया था, फिर भी कहीं ना कहीं श्री राम का वचन भी था, ठीक, कि भाई यहाँ पे जो वर्तमान में भविष्य में यहाँ पे जो भी वनस्पति उत्पन्न होगी वो एक अद्भुत होगी। तो आप देखोगे ये जो मरुस्थलीय प्रदेश वाली वनस्पति है अफगानिस्तान के आसपास की, तो यहाँ की जो वनस्पति है इस जैसी वनस्पति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक भाई, अद्भुत अद्भुत वनस्पति है। ठीक भाई। हाँ, तो यहाँ पे जो ये जो रामायण की इसी घटना के आधार पर जो महर्षि वाल्मीकि है, इसी घटना का जिक्र करते हुए, ठीक भाई, तो उस रामायण के अंदर इस मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है जो हमारे राजस्थान से संबंधित है। ठीक भाई। अब बात करते हैं, देखो सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का मौखिक रूप में प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का मौखिक रूप में प्रयोग किसने किया था भाई, जॉर्ज थॉमस ने किया था। खैर कब किया था, 1800 ईस्वी में। तो भाई ये एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का मौखिक रूप में, ठीक भाई, मौखिक रूप में प्रयोग किसने किया है, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं, राजपुताना शब्द का लिखित रूप में, इन्होंने तो केवल मुंह से ही बोला है, लेकिन लिखित रूप में प्रयोग किसने किया है भाई, विलियम फ्रैंकलिन ने के द्वारा सन 1805 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक है भाई, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। देखो भाई इनके
जॉर्ज थॉमस थे, इनके नाम पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री वॉरियर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 के अंदर राजपुताना शब्द का क्या करते हैं भाई, जिक्र करते हैं, लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। भाई इसको नोट कर लिया जाए। तो हमने पढ़ा था, केवल इतना ही पढ़ा अभी भाई, जो इतिहास है ये ग्रीक भाषा का क्या है भाई, हिस्ट्री है, ये ग्रीक भाषा का क्या है भाई, शब्द है। और इतिहास का प्रारंभ काल हम सभ्यता के काल से माना जाता है और राजपुतानों के काल से माना जाता है। ठीक भाई, 7वीं शताब्दी से माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए जो ये पूरा राजपुताना कहलाता था राजस्थान, और इसकी आकृति कैसी है भाई, पतंग नुमा। ठीक भाई, पतंग नुमा आकृति होती है, या फिर इसको पतंग को हम बोलते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक भाई, और ये बताने वाले कौन थे भाई, एक ब्रिटिश इतिहासकार टी.एच. हेंडले थे, जिन्होंने 1814 में जयपुर में ये बात कही थी। फिर हम बात करते हैं, मरुकांतर शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित ग्रंथ है रामायण है, इसके अंदर मरुकांतर शब्द का क्या मिलता है भाई, उल्लेख मिलता है। आगे बात की हमने, राजपुताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग जॉर्ज थॉमस करते हैं भाई, अपनी पुस्तक है। ठीक भाई, जॉर्ज थॉमस 1800 में लिखित मौखिक रूप में करते हैं। ठीक भाई, पुस्तक थोड़ी होगी भाई। तो राजपुताना शब्द का मौखिक रूप में प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में किया जाता है। लेकिन राजपुताना शब्द का लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा सन 1805 ईस्वी में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर किया जाता है। ठीक भाई, अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा अभी भी राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। आगे बात करते हैं, आपको पता है अब राजपुताना के बाद में राजस्थान नाम आया था और रायथन। देखो राजस्थान या रायथन शब्दों का प्रयोग किसने किया था भाई, कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम क्या मानते हैं, राजस्थान का इतिहासकार मानते हैं। ठीक भाई, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या रायथन शब्दों का क्या किया था भाई, प्रयोग किया था, के द्वारा अपनी पुस्तक, देखो कौन सी पुस्तक, इनकी पहली पुस्तक, ये ध्यान रखना पहली पुस्तक में प्रयोग किया गया था। ठीक भाई, इनकी 2 पुस्तकें हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनके द्वारा अपनी जो एक पहली पुस्तक है उसके अंदर क्या नाम है पहली पुस्तक का भाई, इनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक भाई, हाँ इसका दूसरा नाम भी है भाई, इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक भाई, इसकी पहली पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड है जो अपनी पहली पुस्तक के अंदर राजस्थान और रायथन शब्द का क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं। अब देखो देखिए, अब इसी पुस्तक के 2 भाग प्रकाशित होते हैं भाई, ये पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित होती है। पहला भाग है जो 1829 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और दूसरा भाग है जो 1832 ईस्वी में क्या होता है भाई, प्रकाशित होता है। भाई पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक के 2 भाग प्रकाशित होते हैं भाई, 2 खंडों में ये प्रकाशित होती है, 1829 में और 1832 के अंदर। देखो जो पहला भाग है इसमें क्या क्या जिक्र किया गया है, इसमें भाई मेवाड़ का इतिहास बताया गया है आपको, और राजस्थान की जागीरदारी बताई गई है, और सामंतवादी प्रथा का इसमें वर्णन मिलता है। तो पूछ लिया जाता है भाई, कर्नल जेम्स टोड है जिसको हम राजस्थान का इतिहासकार भी मानते हैं, इनके पहले भाग में किन किन का वर्णन मिलता है, मेवाड़ का मिलता है, मेवाड़ का इतिहास मिलेगा आपको, राजस्थान की जागीरदारी मिलेगी आपको, और सामंतवादी प्रथा का वर्णन मिलेगा। दूसरे भाग में क्या मिलता है भाई, पहली पुस्तक का दूसरा भाग है जो 1832 में प्रकाशित होता है, इसमें मेवाड़, मारवाड़, कोटा, बूंदी, सिरोही, जैसलमेर के इतिहास का क्या बनता है भाई, वर्णन मिलता है। ठीक भाई, तो यहाँ पे 6 रियासतें हैं जिनका वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखना है, संख्या भी ध्यान रखना है। इसके अंदर 6 रियासतें हैं, मेवाड़, मारवाड़, कोटा, बूंदी, सिरोही और जैसलमेर। ठीक भाई, इनका वर्णन इसके अंदर मिलता है। ठीक भाई, हाँ अब देखो देखिए, ये तो ही पहली पुस्तक है जिसका नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक भाई, देखो किताब का नाम राजपुताना है, लेकिन इसी किताब के अंदर देखो राजस्थान और रायथन शब्द का क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है, क्योंकि ये जब आया था तब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था भाई, राजपुताना ही कहा जाता था। ठीक भाई, हाँ बाद में इन्होंने इसका नाम राजस्थान या रायथन रखा था। ठीक भाई, कहा था,
अपनी पुस्तक के अंदर। आगे बात करते हैं भाई कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक के बारे में, इंपॉर्टेंट है भाई। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ट्रेवलर्स इन इंडिया। ठीक भाई, पश्चिमी भारत की यात्रा इसकी दूसरी पुस्तक है। अब देखो, देखिए अब आपको पता है 1835 के अंदर पहली पुस्तक 1829 में प्रकाशित होती है, दूसरी 1832 में, लेकिन 1835 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इनके द्वारा जो लिखी गई दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, अब मृत्यु तो हो जाती है 1835 में इनकी, लेकिन ये पुस्तक प्रकाशित होती है 1839 ईस्वी में। ठीक भाई, अब ये अब ये तो भाई प्रलोभ पूछ गए, तो भाई इनकी पत्नी है जूलिया कल्तरबर्ग, इनके द्वारा ये पुस्तक क्या की जाती है भाई, प्रकाशित की जाती है। भाई इनकी पत्नी है जूलिया देवी, ये इस पुस्तक को क्या करते हैं भाई, प्रकाशित करवाती है। ठीक भाई, ये ध्यान रखना है। ये जो पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, ये अपने गुरु है, गुरु जैन याति ज्ञानचंद। ठीक भाई, यति ज्ञानचंद जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, आपको पता होना चाहिए, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब राजस्थान में आए थे तो यह राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर, उदयपुर के अंदर भी बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। ठीक भाई, हाँ, तो जब वहां पे आए थे सर्वप्रथम ये आते हैं भाई राजस्थान के अंदर आते हैं। ठीक भाई, वैसे तो आगे डिटेल में बात करेंगे, भारत में भी आते हैं। भारत में जब ये बंगाल रेजिमेंट के बाद में राजस्थान के अंदर आते हैं भाई। ठीक भाई, तो ये राजस्थान में उदयपुर रियासत है, उसके अंदर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर सर्वप्रथम यहाँ पे आते हैं और यहीं पे ये अपना गुरु बनाते हैं। किनको बनाते हैं भाई, जैन धर्म के हैं यति ज्ञानचंद गुरु, इनको गुरु बनाते हैं और ये पुस्तक इन्हीं को ही समर्पित रहती है। ठीक भाई, ये पुस्तक अपने गुरु जैन धर्म यति ज्ञानचंद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक भाई, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के हैं ये, तो इन्हीं को ये क्या है, पुस्तक क्या है भाई, समर्पित है। ठीक भाई, इस पुस्तक में राजस्थान में देखो, ये सेकंड पुस्तक है ना पश्चिमी भारत की यात्रा, इसमें राजस्थान की अंधविश्वासीय प्रथाओं का वर्णन मिलता है और ये एकमात्र वह पुस्तक है जो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद क्या होती है भाई, प्रकाशित होती है, जो इसकी पत्नी प्रकाशित करवाती है। ठीक भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भाई कर्नल जेम्स टोड। ठीक भाई, पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं, कौन है, कहाँ है। ठीक भाई, देखो देखिए, हम पहले तो सबसे पहले वही है, सबसे बड़ी बात है, इसको हम राजस्थान के इतिहास का क्या मानते हैं भाई, जनक मानते हैं। ठीक भाई, क्यों मानते हैं, ऐसे तो हमारे राजस्थान के अंदर भी है, हाँ भाई, राजस्थानियों द्वारा लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ हैं, इन्हीं को क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्होंने राजस्थान के इतिहास का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है। ठीक भाई, तरीके से, हेलो, आवाज आ रही भाई, हाँ, इन्होंने राजस्थान के इतिहास का व्यवस्थित रूप से क्या किया है भाई, अध्ययन किया है। ठीक भाई, भाई इनका जन्म की बात करें तो 20 मार्च 1782 ईस्वी में इंग्लैंड के इंगलस्टीन के अंदर होता है। अब बात करें मृत्यु 18 नवंबर 1835 के अंदर मृत्यु होती है भाई, 35 में मृत्यु हो जाती है, 39 में इनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित होती है, भी ध्यान रखना है। पिता के नाम की बात करें तो जेम्स टोड है, माता का नाम बात करें तो मेरी हेटली है। ठीक भाई, अब देखो देखिए ये इनकी विशेषता क्या है, इनकी खासियत क्या है। ठीक भाई, क्या क्या गुण है इनके अंदर, तो ये मान चित्रकारी भी थे, पीए, आगे डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक भाई, हाँ, पॉलिटिकल एजेंट की भी के रूप में भी इन्होंने काम किया है, पीए भी थे भाई, मान चित्रकारी भी थे, पॉलिटिकल एजेंट भी थे, इतिहासकार भी थे। ठीक भाई, मुद्रा शास्त्री भी थे। ठीक भाई, मतलब ये चित्रकारी का भी काम करते थे, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी कार्य किया है, इतिहासकार भी रहे राजस्थान के। ठीक भाई, हाँ, और मुद्रा शास्त्री, मुद्राओं का निर्माण भी किया है। ठीक भाई, हाँ, तो भाई ये पूछा जाता है, ये इनके क्या है भाई, गुण है, मतलब एबिलिटी है इनकी। ठीक भाई, हाँ, कौन से क्षेत्र में कार्य किया था, ये ध्यान रखना है, 4 क्षेत्र में कार्यरत थे, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक भाई, बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये 1799 ईस्वी में जो बंगाल के कैंडिडेट है ना, एक सैनिक के रूप में, बंगाल के कैंडिडेट के रूप में भारत की यात्रा की इन्होंने। ठीक भाई, ये पहले सबसे पहले भाई
ये जो बंगाल की जो कैंडिडेट के रूप में, सैनिक के रूप में, बंगाल की जो रेजिमेंट है कैंडिडेट के रूप में इन्होंने क्या की थी भाई, यात्रा की थी। ठीक भाई, बाद में ये कर्नल भी बने थे, बाद में बात करेंगे। ठीक भाई, लेकिन भाई ये तो देखो इसका मतलब है ये भारत में 1799 के अंदर आगे थे। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर आते हैं भाई 1806 ईस्वी में। ठीक भाई, मैं सर्वप्रथम इन्होंने उदयपुर की यात्रा की। सर्वप्रथम ये राजस्थान में कहाँ पे आते हैं भाई, उदयपुर। और उदयपुर के अंदर पहले वो भीलवाड़ा नहीं हुआ करता था। ठीक भाई, हाँ, उदयपुर का एक क्षेत्र है मांडलगढ़। ठीक भाई, मंडलगढ़ के अंदर सर्वप्रथम ये आते हैं। और जो मांडलगढ़ अभी कहाँ पे है भाई, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक भाई, हाँ, राजस्थान में ये है 1818 से 1818 में 1818 से 1822 में ये मध्य रहते हैं। ठीक भाई, हाँ, बात करते हैं इन्होंने 1818 ईस्वी में ये मेवाड़ में भीम सिंह सिसोदिया के यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी नियुक्त हुए हैं। ठीक भाई, देखो देखिए क्यों हुए हैं, देखो बात करते हैं हम यहाँ पे। होता क्या है कि देखो आप जो ये कर्नल जेम्स टोड है भाई, ये और जो मेवाड़ के जो शासक है भीम सिंह सिसोदिया, इनकी कुछ अच्छी खासी बनती थी। ठीक भाई, हाँ, जब अच्छी खासी बनती थी तो इन्हीं के प्रयासों से 13 जनवरी, ये डेट ध्यान रखना है, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी सहायता से क्या हुई थी, सहायक संधि हुई थी। जब हमने जिला दर्शन पढ़ रहे थे भाई, ठीक भाई, चित्तौड़गढ़ का हम जिला दर्शन पढ़ रहे थे, तो हमने ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। ठीक भाई, मेवाड़ का, हाँ, तो हमने कर्नल जेम्स टोड है भाई, इनके प्रयासों से जो मेवाड़ के जो शासक है भीम सिंह सिसोदिया है। ठीक भाई, हाँ, इनके सहयोग से जो भीम सिंह सिसोदिया है 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करते हैं भाई, सहायक संधि करते हैं। ठीक भाई, और बाद में ये 1818 ईस्वी में मेवाड़ में भीम सिंह सिसोदिया के यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये पॉलिटिकल एजेंट भी रहते हैं। ठीक भाई, पीए के रूप में नियुक्त होते हैं। ये कर्नल जेम्स टोड है जो 1822 ईस्वी में भारत से इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक भाई, पूछा जाता है भाई ये भारत से इंग्लैंड कब चले जाते हैं भाई, ये राजस्थान से ही चले जाते हैं बाद में। ठीक भाई, हाँ, लास्ट में ये राजस्थान में रहते हैं। कर्नल जेम्स टोड 1822 ईस्वी में भारत से, मतलब 1822 के एंडिंग में मान लो। ठीक भाई, हाँ, पूछते पूछते इनको 23 हो गया था। हाँ, 1822 ईस्वी में भारत से इंग्लैंड चले गए थे। जब ये भारत से इंग्लैंड जा रहे थे उस समय यहाँ पे एक चित्तौड़गढ़ का एक शिलालेख है, मानमोरी। कौन सा, मानमोरी शिलालेख। ठीक भाई, मानमोरी शिलालेख है जो अपने साथ लेके ये चले जाते हैं, क्योंकि इनको इतिहास जानने की बहुत ही ज्यादा क्या थी भाई, जिज्ञासा थी। तो ये मानमोरी शिलालेख अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये भारी होने के कारण उधर ही समुद्र के अंदर ही इसको फिकवा देते हैं। ठीक भाई, हाँ, देखो देखिए बात करते हैं इनका सर्वप्रथम राजस्थान में आगमन। देखो ये सर्वप्रथम राजस्थान में आगमन 1806 में होते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होते हैं। ठीक भाई, हमने लिखा था 1806 में सर्वप्रथम ये उदयपुर की यात्रा करते हैं। ये उदयपुर के अंदर ही पड़ता है मांडलगढ़, जो अभी कहाँ पे है भाई, भीलवाड़ा में। पहले भीलवाड़ा नहीं हुआ करता था। ठीक भाई, हाँ, अब देखो कर्नल की उपाधि कब मिली थी इनको, 1813 ईस्वी में मिली थी। ठीक भाई, क्योंकि भाई देखो 1799 ईस्वी में तो ये तो एक सैनिक, ठीक भाई, हाँ, कैंडिडेट के रूप में आते हैं। ठीक भाई, और 1813 गए ये कर्नल बन जाते हैं। अब देखो उपनाम की बात करें तो इनको हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सफेद कपड़े पहन के घोड़े पे चलते थे, इसलिए इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक भाई, और जहां पे भी राजस्थान में ये जहां पर भी जाते थे तो महिलाएं तिलक लगाकर इनका क्या करती थी भाई, स्वागत करती थी। ठीक भाई, हाँ, कुछ अच्छे गुण है तभी तो स्वागत करती थी भाई। हाँ भाई, हाँ, वरना तो आप जानते हो राजस्थान की महिलाओं को, हाँ भाई, ऐसे हेरे खेरे को तो भाई, हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे बात करते हैं। अभी इनका हमने जीवन परिचय देख लिया था, कब आए थे, कब गए थे, कब कर्नल बने थे, ये देख लिया था। लेकिन अब देखने वाले इंपोर्टेंट, जो कर्नल जेम्स टोड है इनके द्वारा कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ क्या, बहुत सारे कथन दिए गए हैं, वेरी इंपोर्टेंट है। देखो देखिए बात करते हैं। भारत में
देखो इनका पहला कथन, इनके द्वारा भारत में ताजमहल के बाद कोई भव्य इमारत है। भाई ताजमहल के बाद अगर कोई भव्य इमारत है तो वो कौन सी इमारत है भाई? विमल शाही इमारत। विमल शाही जो मंदिर है, जो आपको मिलेगा माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर। हमने पढ़ा था, जिला दर्शन के अंदर पढ़ा था ये विमल शाही मंदिर, जिसको हम आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक भाई, विमल शाही मंदिर है जिसको हम आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो इन्होंने इस विमल शाही मंदिर, आपको पता है ये तो मेवाड़ के अंदर, कर्नल जेम्स टोड है, ये तो मेवाड़ के अंदर ही ठहरे थे। ठीक भाई, हाँ। तो भाई इनके तो ये सारा लगभग मेवाड़ का क्षेत्र ही आएगा यहाँ पे। देखो देखिए, तो इन्होंने बताया था ताजमहल के अलावा अगर कोई दूसरा भव्य इमारत देखे, पहला तो ताजमहल है, दूसरे नंबर पे अगर देखें तो वो है एक भव्य इमारत, कौन सी है? विमल शाही मंदिर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। देखो आगरा के किले के बाद, देखो दूसरी बात यहां से तुलना की है, आगरे के किले के बाद सबसे बड़ा परकोटा है तो वो कौन सा है? कोटा का परकोटा है। ठीक भाई, कोटे के किले को कहा गया है। भाई आगरे के किले के बाद सबसे बड़ा, आगरे के किले के बाद सबसे बड़ा जो परकोटा है उसने कोटे के किले, कोटा के किले को कहा है। ठीक भाई, ये इसका दूसरा कथन हो गया। अब देखो देखिए, हाँ तो इन्होंने बताया है कोटा के किले को आगरा से दूसरे नंबर पे बताया। ठीक भाई, आगरा का तो पहला किला हो गया पहले नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा परकोटा किसको बताया है भाई? कोटा के किले को। अब इन्होंने विजय स्तंभ के बारे में भी बताया था, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इन्होंने बताया है कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया इसको। आपको पता है कुतुब मीनार है, उससे भी सर्वश्रेष्ठ विजय स्तंभ को बताया है। ठीक भाई, हाँ। देखो ये बात कर चुके हैं हमने, सारी बातें जिला दर्शन में की थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो जिला दर्शन नहीं पढ़ के आए हैं तो दरख्वास्त रहेगी वो जिला दर्शन पढ़ के आए। ठीक भाई, हाँ अच्छे से समझ में आएगा, वैसे तो आ ही रहा है। आगे बात करते हैं। इन्होंने, देखो डिटेल में तो आगे देखेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे और आगे देख लेंगे। ठीक भाई, तो इन्होंने विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इन्होंने कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले में है की तुलना एक्सट्रक्शन से भी की है, क्योंकि आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसको हम मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं ना। हाँ, तो ये एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह से दूरबीन ही मान लो। ठीक भाई, हाँ, एक ऐसा ढांचा है जिससे पूरे मेवाड़ पर क्या क्या रखी जा सके भाई? नजर रखी जा सके, तभी तो इसको मेवाड़ की क्या कहते हैं भाई? तीसरी आंख कहते हैं। तो इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को जो राजसमंद जिले में स्थित है, इसको एक्सट्रैक्शन की संख्या दी है। ठीक भाई, अब देखो आपको पता है हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, आपको पता है 18 जून 1576 के अंदर होता है, राजसमंद जिले में स्थित है हल्दी घाटी। ठीक भाई, को इसको मेवाड़ की क्या क्या कहा है भाई? थर्मोपली भी कहा है। ठीक भाई, तो आपको ये पूछा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे बात करते हैं दिवेर का युद्ध, आपको पता है ये भी राजसमंद जिले में होता है। हाँ, 1582 के अंदर होता है, जिसको हम मेवाड़ का क्या कहते हैं भाई? मैराथन कहते हैं। ठीक भाई, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। तो ये इसी के कथन है, ये न तो आपके हैं न मेरे हैं भाई, ये सारे कथन इसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक भाई, अब भाई इनके अनुसार जो राजपूताना में, देखो ये वेरी इंपोर्टेंट, इनके अनुसार जो राजपूताना में ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां थर्मीपली जैसी भूमि ना हो। ठीक भाई, थर्मोपली देखो हल्दी घाटी जैसी भूमि ना हो, जैसी भूमि ना हो, और लियोनोडास, देखो ये ध्यान रखना है, लियोनोडास जैसा वीर उत्पन्न न हुआ हो। देखो देखो ये एक शासक है लियोनोडास, ये जो एक शासक है, ये प्रसिद्ध क्यों हुआ? देखो ये विदेशी शासक है लियोनोडास, ये प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि अपना जो सौतेला भाई है। ठीक भाई, हाँ, जो सौतेले भाई, आपको पता है अभी तो छोटा भाई है बड़े भाई को मार के खुद गद्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक भाई, ऐसा ही है। हाँ, तो जो ये है लियोनोडास है, ये फेमस क्यों हुआ? क्योंकि जो अपना जो सौतेला भाई है, ये खुद गद्दी ना लेके अपने सौतेले भाई को क्या करता है? गद्दी पे बैठाता है।
जबकि हक तो उसका ही रहता है। ठीक भाई, इसका मतलब इतना बड़ा दिल है, मतलब इसने राजपाट को ज्यादा मतलब वो अपने ऊपर नहीं लिया। ठीक भाई, तो इसने कहना ये चाहा है भाई राजपुताना में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे थर्मलिप जैसा कोई भूमि ना हो और लियोनार्डास जैसा वीर उत्पन्न ना हो। मतलब यहाँ पे ऐसे भी वीर उत्पन्न हुए हैं जिनको राजपाट का ज्यादा लालच नहीं था। ठीक भाई, हाँ हाँ, अपने मात्र रक्षा के लिए वो राजपाट यूं ही त्याग देते थे। ठीक भाई, हाँ, तो इन्होंने जो राजस्थान के जो राजपूताना है इनकी तुलना किससे की थी भाई? लियोनार्डास के। देखो ये भी ध्यान रखना है, लियोनार्डास से की गई है। ठीक भाई, ऐसे पुरुष बताए गए हैं। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत। आबू पर्वत आपको पता है जो गुरु शिखर के सिरोही में स्थित है। इसको इन्होंने हिंदू ओलंपस भी कहा है। क्या कहा है? हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस का मतलब होता है संतों का शिखर कहा है। ठीक भाई, हाँ, तो कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत, और आबू पर्वत कहाँ पे है भाई? गुरु शिखर की चोटी तो है आबू पर्वत भाई। ठीक भाई, और ये सिरोही में स्थित है, जिसको इसने हिंदू ओलंपस कहा है। हिंदू ओलंपस का मतलब हो गया संतों का शिखर कहा है। आगे बात करते हैं भाई कर्नल जेम्स टोड को बारडोली। बारडोली जो चित्तौड़गढ़ में है, कर्नल जेम्स टोड को बारडोली में पंचायत शैली में बने शिव मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ठीक भाई, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था बारडोली जो चित्तौड़गढ़ में है, बारडोली के अंदर जो पंचायतन शैली में बने शिव मंदिर है, इनका श्रेय किसको दिया जाता है भाई? कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। इन्होंने बूंदी के, देखो एक और कथन देखो, इन्होंने बूंदी के राजप्रसाद सभी रजवाड़ों में से सर्वश्रेष्ठ बताए हैं। जो बूंदी के जो रजवाड़े हैं, ठीक भाई, हाँ, उनको सभी रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ बताए हैं। ठीक भाई, जाहिर सी बात है भाई, ये मेवाड़ में रहे थे तो इन्होंने मेवाड़ का ही भ्रमण किया था, तो ये मेवाड़ के बारे में बता रहे हैं सारी बातें। देखो देखिए, अब ये कथन देखो इंपॉर्टेंट है। देखो मुगल मुगल अपनी आदि विजयों के लिए राठौड़ों की एक, ठीक भाई, 1 लाख तलवारों के, 1 लाख, ठीक भाई, यहाँ पे 1 लाख आएगा, 1 लाख तलवारों के क्या है भाई? एहसानमंद है। क्योंकि भाई मुगलों की अधिकतर विजय किसके कारण हुई थी? क्योंकि यहाँ के जो राठौड़ है मुगलों के साथ क्या हो गए थे? मिल गए थे। तो हम कह सकते हैं लगभग 1 लाख राजस्थान के राठौड़ है जो मुगलों के साथ मिल गए थे, तब भी मुगलों की क्या हुई होती है? यहाँ पे विजय होती है। तो इसने इसी घटना को देखते हुए इसने बताया है जो मुगल है अपने आदि विजयों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के क्या है भाई? एहसानमंद है। अगर ये 1 लाख, लगभग 1 लाख राठौड़ अगर मुगलों के साथ नहीं होते तो आज मुगल आदि विजय ही प्राप्त कर पाते। ठीक भाई, देखो भाई आगे चलते हैं। अब आपको पता है, सामान्य इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में पहले 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे, एक चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था। ठीक भाई, चीफ कमिश्नरी प्रांत का मतलब हो गया हेड क्वार्टर। ठीक भाई, जैसे मान लेते कोई एक बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है, हाँ हाँ, वहां पे कैमरे लगा लगा रखे हैं और कैमरे का कनेक्शन एक कमरे में हो रखा है, तो इस वो कमरा क्या हो गया? एक तरह का हेड क्वार्टर हो गया। ठीक भाई, ऐसा ही एक है। तो यहाँ पे 19 रियासतें थी भाई, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत। ठीक भाई, इसके बारे में देखेंगे। देखो आपको ये ध्यान रखना है भाई, स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें कौन सी थी? ठीक भाई, हाँ, तो आपको ये, पहली तो भाई अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक भाई, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, ठीक भाई, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, टोंक और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। हाँ, तो आजादी से पहले, ठीक भाई, तो हम ऐसे टोटली बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी और 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत, तो यह है 19 रियासतें। ठीक भाई, अब रियासतों में देखो खासियत कर लेते हैं। सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो सबसे प्राचीन, ठीक भाई, सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो कौन सी है भाई? मेवाड़ है। और सबसे बड़ी रियासत की बात करें भाई
तो वह है मारवाड़। ठीक भाई, मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है। और सबसे छोटी रियासत की बात करें तो यह शाहपुरा है। और जाट रियासत की बात करें तो भरतपुर और धौलपुर। ठीक भाई, आपको पता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, यहाँ पे जाटों का शासन काल रहा था। ठीक भाई, तो इसलिए जाट रियासत कौन सी है? भरतपुर और धौलपुर। और एकमात्र एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है भाई? टोंक। हम जब जिला दर्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी पढ़ा था, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है भाई? टोंक रियासत है। देखो तीन ठिकाने कौन से थे? ठिकानों की बात करें तो तीन ठिकाने हुआ करते थे। एक तो लावा जो टोंक में है। जो ये प्राचीन समय में ये लावा कहाँ पे हुआ करता था भाई? जयपुर में हुआ करता था। अब तो किस में है भाई? टोंक में है। ये प्राचीन समय में भाई जयपुर में हुआ करता था। अब बात करते हैं दूसरी ठिकाना कौन सा है? नीमराणा। नीमराणा जो अलवर में है, नीमराणा ठिकाना। ठीक भाई, और एक तीसरा कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर है। तो भाई ये तीन ठिकाने हुआ करते थे, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। ठीक भाई, देखो भाई बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीफ कमिश्नरी प्रांत, इसके बारे में बात करें। एक चीफ कमिश्नरी प्रांत के बारे में बात करें तो भाई ये जो है अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित था भाई? अजमेर में। ये 1832 ईस्वी में, और यहाँ पे 1832 ईस्वी में, ये ध्यान रखना 1832 ईस्वी में यहाँ पे राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। देखो ये एक रेजिडेंसी, देखो यहाँ पे एक अजमेर के अंदर एक चीफ कमिश्नरी प्रांत खोला गया था। ठीक भाई, हाँ, ये प्रांत है जिसका नाम अजमेर का जो प्रांत है, देखो अजमेर यहाँ पे रियासत नहीं है ना, तो यहाँ पे एक प्रांत था चीफ कमिश्नरी प्रांत जिसका नाम था, और यहाँ पे एक रेजिडेंसी स्थापना की गई थी 1832 में। ये अंग्रेजों के द्वारा ही खोला गया था भाई। तो ये कहा गया था भाई यहाँ पे सारे जो आपकी जो सारी रियासतें हैं, सारे जो राजपूत हैं, उन पे ध्यान रखा जाएगा। ठीक भाई, उनकी फायदे की बात है। तो भाई ये है। ठीक भाई, ऐसा ही कह के यहाँ पे एक 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। भाई इन्होंने बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा, भाई आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो यहाँ से उपलब्ध होगी। और ये एक ऐसा प्रांत है, हेडक्वार्टर है, जहाँ से सभी का ध्यान रखा जाएगा। लड़ाई ना तो लड़ाई झगड़े ना कुछ ऐसे। ठीक भाई, हाँ, देखो देखिए, लेकिन ये तो इसका उल्टा ही था भाई। वही बात है, राठौड़ों को इन्होंने बेवकूफ बनाया और बेसुआ सबसे ज्यादा फिर किसानों को परेशान करने लग गए ये रेजिडेंसी। ठीक भाई, हाँ, हाँ, राजपूतों में इन्होंने द्वेष भावनाएं पैदा कर दी थी। देखो देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पे 1832 में अजमेर के अंदर 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की क्या की थी भाई? स्थापना की गई थी। राजपूताना रेजिडेंसी का मुखिया किसको कहा जाता था भाई? एजीजी को। एजीजी का मतलब हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक भाई, इसका मुख्य राजपूताना रेजिडेंसी का मुखिया किसे कहा जाता था भाई? एजीजी को। एजीजी का मतलब हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल हो गया। ठीक भाई, और प्रथम एजीजी की बात करें तो वो मिस्टर लोकेट थे। कौन थे भाई? मिस्टर लोकेट थे। ठीक भाई, हाँ, ये हेडक्वार्टर था भाई सभी रियासतों पर नजर डालने के लिए। ठीक भाई, हाँ, इसका काम ही ये था भाई, सभी प्रांतों में, सभी रियासतों में सुख समृद्धि बनाए रखे। ठीक भाई, शांति बनाए रखे। लेकिन ये भड़काने का काम करता है बाद में। देखो इसका मुख्यालय सर्वप्रथम तो इसका मुख्यालय आपको पता है 1832 में, 1832 में अजमेर के अंदर खोला जाता है। लेकिन साहब यहाँ के एजीजी को क्या होती है भाई? गर्मी लगने लग जाती है। तो ये मुख्यालय यहाँ पे शिफ्ट करके, यहाँ पे मुख्यालय बाद में बदलकर कहाँ पे? माउंट आबू जो आपको पता है सिरोही में ही स्थित है, 1845 में वहां पे स्थापित कर लिया जाता है। ठीक भाई, हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, आपको पता है राजस्थान की जो मुख्य क्षेत्र है उनको नाम दिया गया है। जैसे बात करें, हम सभी क्षेत्र के बारे में बात करें भाई, मैं आपको ये यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक भाई, जैसे मान लेते हैं किसी चैप्टर को पढ़ना है तो आप पहले बेस ही पढ़ोगे। ठीक भाई, बेस पढ़ लोगे तो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। तो वही बात है, देखो हाड़ौती का क्षेत्र, किस कौन से क्षेत्र को हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं? कोटा।
कोटा के अंदर क्या था, हाड़ा राजवंश हुआ करते थे, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पे जो कोटा के अंदर हाड़ा राजवंश हुआ करते थे तो इसके आसपास क्षेत्र को हाड़ौती का नाम दे दिया गया था। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं इसको ये मिलाकर एक हाड़ौती क्षेत्र बनता है। अब आपको पता है ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जयपुर आता है, दौसा आता है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ढूंढाड़ क्षेत्र में कछुआ राजवंश का क्या था भाई, राजवंश था, शासनकाल था। ठीक भाई। हाँ, तो ये ढूंढाड़ प्रदेश क्षेत्र है 2 जिलों के अंदर, जयपुर और दौसा। ठीक भाई, इस क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक भाई, ये 3 जिले शेखावटी के अंदर आते हैं, जो अभी वर्तमान बने हैं उनको भी जोड़ लेना। ठीक भाई, हाँ, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो देखिए, हाँ, बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं, मेवाड़, या इसको हम मेदपाट भी कहते हैं, सीवी भी कहते हैं, प्रागवाट भी कहते हैं। ये नाम याद रखना भाई मेवाड़ के। मेदपाट मेवाड़ भी कहते हैं, मेदपाट, सीवी, प्रागपाट भी कहते हैं। ये उदयपुर से जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, ठीक भाई, उदयपुर से लेकर जो चित्तौड़ का जो क्षेत्र है इसको हम मेवाड़ की श्रेणी में लेते हैं। और यहाँ के जो आपको पता है यहाँ पे पहले रावल शाखा हुआ करते थे, फिर सिसोदिया वंश भी आया था, रावल वंश भी आया था, सिसोदिया वंश भी आया था। इन दोनों वंशों को मिलाकर हम इसका नाम क्या रखते हैं भाई, गोहिल वंश। ठीक भाई, हाँ, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा है, दोनों को मिला के हम गोहिल वंश नामकरण रखते हैं। बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ के अंदर आपको पता है जोधपुर, जैसलमेर, अरे जैसलमेर के अंदर आपको पता है भाटी राजवंश हुआ करता था। ठीक भाई, देखो जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर। ठीक भाई, पाली, नागौर, बीकानेर। और आपको पता है यहाँ पे जो मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश का क्या था भाई, शासन काल था। ठीक भाई, आप अगर पूछ लिया जाए भाई मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश का शासनकाल था, लेकिन मारवाड़ का एक क्षेत्र है जैसलमेर, इसके अंदर भाटी राजवंशों का क्या था भाई, शासनकाल था। ठीक है, ये एक अलग हटके हो गया। योध्य प्रदेश की बात करें तो योध्य प्रदेश कौन से होते हैं भाई, गंगानगर और हनुमानगढ़ को हम योध्य प्रदेश कहते हैं। और जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, बीकानेर का जो क्षेत्र है। आपको पता है जब राव बिका है जोधपुर से नाराज होके, ये जांगल प्रदेश के अंदर ही तो ठहरते हैं भाई। ठीक भाई, और जांगल प्रदेश के अंदर माता करनी के पास बीकानेर दुर्ग की क्या रखते हैं भाई, नींव रखते हैं। तो पहले ये जांगल प्रदेश ही तो हुआ करता था भाई। ठीक भाई, तो ये जांगल प्रदेश है। हाँ, बात करते हैं मांड या वल प्रदेश। मांड या वल प्रदेश जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाई, मांड या वल प्रदेश कहते हैं। मेड़वाड़, देखो घोड़वाड़, घोड़वाड़ प्रदेश किसे कहते हैं, जो बाड़मेर और जालोर और जो पाली का जो क्षेत्र है, बाड़मेर, जालोर जो पाली का क्षेत्र है, इसको हम गोंडवाड़ घोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। देखो याद ध्यान रखना, ये दोनों इंपोर्टेंट है भाई। देखो वागड़, ये है वागड़ और ये है बांगड़। ठीक भाई, कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो वागड़ या वारगट या व्याघ्रघाट। ठीक भाई, वागड़, वारगट या व्याघ्रघाट, और बागुरी और पुष्प प्रदेश और नागखंड और लाट प्रदेश, ये किन क्षेत्र को कहा जाता है भाई, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है। देख लो भाई, इसमें से पूछने वाला कौन सा है भाई, एक तो वांगड़ पूछ लिया जाता है और एक व्याघ्र घाट पूछ लिया जाता है। ठीक भाई, ये ध्यान रखना है। वागड़ ठीक भाई, वागड़, वारगट, व्याघ्र घाट, बागुरी, पुष्प प्रदेश, नागखंड और लाट प्रदेश, ये कौन से क्षेत्रों को कहा जाता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है। अब देखो ये तो है वागड़, ये है बांगड़। बांगड़ या बागर प्रदेश किसे कहा जाता है, जो पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक भाई, बात करते हैं तोरावटी। तोरावटी क्षेत्र, तोरावटी क्षेत्र किसको कहा जाता है, जो कांतली नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो आपके सामने जो कांतली नदी है, जब पढ़ेंगे तभी और बताएंगे आपको, जो कांतली नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को हम तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। बात करते हैं राट या अहीरवाट।
राट या अहीरवाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? जो अलवर का जो मुंडावर है, अलवर का जो मुंडावर का वह क्षेत्र जो हरियाणा के साथ क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। ठीक भाई, हमने पढ़ा था अलवर के अंदर आता है मुंडावर। ठीक भाई, जो अलवर का जो मुंडावर का जो वह क्षेत्र है जो हरियाणा के साथ क्या बनाता है भाई? सीमा रेखा बनाता है। जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाने वाला है उसको हम राट या अहीरवाट क्षेत्र कहते हैं। बात करते हैं मेवात। देखो मेवात क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है। मेवात जो अलवर और भरतपुर, ठीक भाई, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को हम मेवात का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेव जाति की अधिकता होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे मेव जाति पाई जाती है। इनकी अधिकता होने के कारण हम अलवर और भरतपुर क्षेत्र को मेवात का क्षेत्र कहते हैं। ठीक भाई, बात करते हैं भाई वर्ज बज्र प्रदेश। बज्र प्रदेश आपको पता है श्री भगवान कृष्ण का वो क्षेत्र है जिसको हम बज्र प्रदेश कहते हैं। तो ये राजस्थान का वह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक भाई, क्योंकि आपको पता है भाई भगवान कृष्ण की सारी कृष्ण लीला तो यूपी के अंदर है। ठीक भाई, हाँ, तो यूपी के जो टच में है, तो राजस्थान का वह क्षेत्र जो यूपी प्रदेश को स्पर्श करता है उसको हम बज्र प्रदेश कहते हैं। डांग डांग प्रदेश किसे कहते हैं? जो धौलपुर है भाई, जो धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र को हम डांग का क्षेत्र भी कहते हैं। सपाड़ा, सपाड़ा क्षेत्र, सपाड़ा क्षेत्र के अंदर सवाई माधोपुर आता है और करौली का वह क्षेत्र जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। देखो देखिए, सवाई माधोपुर और करौली, सपाड़ा के अंदर सवाई माधोपुर और करौली है, इनका वह क्षेत्र, इन दोनों जिलों का वह क्षेत्र जो एमपी को, मध्य प्रदेश को क्या करता है भाई? स्पर्श करता है। खेराड़ की बात करें भाई, खेराड़ की बात करें, जो टोंक और भीलवाड़ा है, टोंक और भीलवाड़ा का वह क्षेत्र, ये ध्यान रखना है, टोंक और भीलवाड़ा का वह क्षेत्र जो बूंदी को स्पर्श करता है। ठीक भाई, हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। देखो सवाई माधोपुर और करौली का वह क्षेत्र जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है सपाड़ा कहलाएगा। ठीक भाई, और बूंदी को स्पर्श करता है, टोंक और भीलवाड़ा का वह क्षेत्र जो बूंदी को स्पर्श करता है खेराड़ कहलाएगा। अब देखो अनंत या गोचार, अनंत गोचार या अनंत प्रदेश किसे कहा जाता है? जो सांबर से सिक्कर तक का जो क्षेत्र है, जो सांबर से सिक्कर तक का, जो डेढ़वाना, कुचामन, नागौर, सांबर, सांबर हुआ ना भाई, ये सांबर से लेके जो सिक्कर तक का जो क्षेत्र है इसको हम अनंत प्रदेश कहते हैं। बात करते हैं रूमा। देखो रूमा, रूमा प्रदेश किसे कहते हैं? जो सांबर झील के जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो सांबर झील है वहां के जो खारे पानी की झील है, यहाँ पे जहाँ पे नमक अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। ठीक भाई, हाँ, जो ये नमक वाला जो क्षेत्र है जिसको हम रूमा कहते हैं। देखो यहाँ पे रोमक, देखो ये रोमक क्या होता है? सांबर झील के जो सांबर झील से प्राप्त जो नमक है, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता रोमक कहलाता है। ठीक भाई, जो सांबर झील से जो प्राप्त नमक होता है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? रोमक कहलाते हैं, और जिसका प्रयोग हम आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक भाई, देखो बात करते हैं सप्पा, सप्पा दलक्स। ठीक भाई, ये क्षेत्र कौन सा होता है? सप्पा दलक्स, ये रूमा के, देखो ये रूमा है, ये रूमा सांबर और जो सांबर झील है उसके आसपास का क्षेत्र है। जो आप कह सकते हो जो सांबर है, सांबर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, सांबर के जो दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है, दक्षिण में आपको दिखेगा अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर की ओर तो आपके सामने ये आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा ना भाई। दक्षिण में क्या है? अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे भाई? सप्पादल कहेंगे। ठीक भाई, मेवल या देवलिया, मेवल या देवलिया की बात करें तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का के मध्य का वह क्षेत्र जहां पर वर्तमान में प्रतापगढ़ क्या है? स्थित है। जो वर्तमान में अभी जो प्रतापगढ़ है, यह बोले हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य मध्य का भाग, मध्य कौन स्थित है भाई? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? मेवल या देवलिया। भोराट, भोराट किस, भोराट क्षेत्र किसको कहेंगे? जो घोगुंदा, घोगुंदा आपको पता होना चाहिए उदयपुर के अंदर है। घोगुंदा से कुंभलगढ़ जो राजसमंद, आपने देखा होगा कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले के अंदर है, तो घोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का जो क्षेत्र है उसको हम भोराट कहेंगे।
भोराट और भोमट देखो दो अलग अलग है। भोमट की बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ का वह क्षेत्र, देखो मेवाड़ का जो दक्षिणी पश्चिम में स्थित है, जो आप देखते हो सिरोही वगैरह है, ठीक भाई। हाँ, तो दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ का वह क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ आता है, लेकिन पूर्वी सिरोही का क्षेत्र आता है। सिरोही का कौन सा क्षेत्र आता है भाई? पूर्वी क्षेत्र आता है, ठीक भाई। हाँ, तो इसको बोलेंगे भोमाट बोलेंगे। अब बात करते हैं ऊपरमाल। ऊपरमाल क्षेत्र कौन सा होगा? जो बिजोलिया, बिजोलिया आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया से बेसरोडगढ़, बेसरोडगढ़ आपको चित्तौड़गढ़ में है। तो बिजोलिया से बेसरोडगढ़ का जो क्षेत्र है इसको हम ऊपरमाल कहते हैं, ठीक भाई। आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं स्वालक, जो नागौर का क्षेत्र है इसको हम स्वालक कहते हैं, ठीक भाई। और बात करें परिपत्र क्षेत्र, परिपत्र देखो परिपत्र कौन से क्षेत्र को कहा गया है? प्राचीन पुराणों में के अनुसार जो अरावली की जो श्रृंखला है उसको हम परिपत्र कहा गया है, ठीक भाई। अरावली की जितनी भी राजस्थान के अंदर अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं इसको हम पुराणों के अंदर मिलता है, इनको परिपत्र भी कहा गया है। देखो मछला मगरा, मछला मगरा की बात करें, देखो इंपॉर्टेंट है मछला मगरा और गिरवा भी, ये भी ठीक भाई। मछला मगरा की बात करें तो ये उदयपुर के चारों ओर फैली हुई मछली के आकार की जो पहाड़ियां हैं, ठीक भाई। जो उदयपुर के चारों ओर फैली हुई जो पहाड़ियां हैं वो मछली के आकार की है, इसलिए हम उसको मछला मगरा कहते हैं। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भाई कौन सी पहाड़ियों को मछला मगरा कहा जाता है? तो उदयपुर की पहाड़ियों को। अब देखो देखिए गिरवा यहां से संबंधित है। गिरवा जो उदयपुर की जो मछला मगरा पहाड़ियां हैं उनके मध्य, जो मछला मगरा पहाड़ियां हैं उनके मध्य भाई तस्तरिनुमा, ठीक भाई, तस्तरिनुमा आकृति का वह क्षेत्र जहां पे वर्तमान में कहां पे उदयपुर बसा हुआ है। मतलब जो अभी वर्तमान में जो उदयपुर सिटी है उसको हम गिरवा कहेंगे, जो आसपास की पहाड़ियां हैं उसको हम मछला मगरा कहेंगे। अब बात करते हैं गीहलोट के बारे में। जिस स्थान पर उदयपुर बसा है उस और जिसे हम उस स्थान देखो, इसको देखो उदयपुर को हम गिरवा भी कहते हैं, गीहलोट भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है भाई। देखो फर्क इतना ही है, गिरवा तो अभी वर्तमान में कहते हैं भाई, जो उदयपुर शहर बसा है उसको हम गिरवा कहते हैं। जो मछला मगरा की जो पहाड़ी है उनके बीच में स्थित जो क्षेत्र है उसको गिरवा कहते हैं। गीहलोट की बात करें भाई, जिस जिस स्थान पे उदयपुर बसा है, देखो देखिए उसे स्थापना, जब उदयपुर की स्थापना होती है, उदयपुर की स्थापना से पहले उदयपुर को क्या कहा जाता था भाई? गीहलोट के नाम से जाना जाता था, ठीक भाई। कांठल प्रदेश के बारे में देखो, कांठल प्रदेश पूछा गया सवाल है। जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो माही नदी के जो किनारे का जो क्षेत्र है, आपको दो जिले ध्यान रखने हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब आपको पता है माही नदी बहती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो माही नदी के जो किनारे का जो क्षेत्र है उसको हम कांठल का प्रदेश कहते हैं। छप्पन का मैदान पढ़ रखे हो, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक भाई। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, और माही नदी के क्षेत्रों में 56 नदी नालों का क्षेत्र है, ठीक भाई। माही नदी के क्षेत्र में 56 नदी नालों का क्षेत्र है जिसको हम छप्पन का मैदान कहते हैं, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, ठीक भाई। बरड़ के बाद बात करें, बरड़ क्षेत्र जो बूंदी जिले का जो पश्चिमी पथरीला क्षेत्र है, जो बूंदी जिला है जिसका पश्चिमी पथरीला क्षेत्र है उसको हम बरड़ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बात करें भाई उत्तमादी, उत्तमादी अरे कुतमादी नहीं भाई, उत्तमादी है ना, उत्तमादी क्षेत्र जो बिजोलिया, बिजोलिया से भेसरोडगढ़ के जो मध्य स्थित का जो पठारी भाग है उसको हम क्या कहेंगे भाई? उत्तमादी कहेंगे, ठीक भाई। हाँ, हाँ, तो हमने बात की जो बिजोलिया और भेसरोड के जो मध्य का जो पठारी भाग है, बिजोलिया आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर, भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो इसके मध्य जो पठारी भाग, देखो दो आया पठारी भाग हो तो उसको उत्तमादी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो आप, देखो भोमट, देखो ये देखो आप, ऊपरमाला, ऊपरमाला किसे कहेंगे? जो बिजोलिया और भेसरोडगढ़ है उसका जो जो इनके मध्य का जो क्षेत्र है
जो बिजोलिया और बेसरोडगढ़ है, इनके जो मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम ऊपरमाला कहेंगे, लेकिन जो पठारी भाग होगा ना इनका, इसका जो पठारी भाग होगा उसको हम उत्तमादी कहेंगे। ठीक भाई, दोनों नाम सेम है, ऊपरमाला और उत्तमादी। ठीक भाई, दोनों नाम सेम सेम है, लगभग कंफ्यूज ना होना है। ठीक भाई, चंद्रावर्ती, चंद्रावर्ती के बारे में बात करें तो सिरोही जिले का जो आसपास का क्षेत्रफल है, सिरोही जिले का जो आसपास का क्षेत्र है उसको हम चंद्रावर्ती कहते हैं। आबुर्द प्रदेश, आबुर्द प्रदेश किसे कहते हैं? जो आबू का प्रदेश है सिरोही के अंदर, जो आबू पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी थी। ठीक भाई, तो ये जो आबू का जो क्षेत्र है उसको हम अबुर्द प्रदेश कहते हैं, मतलब सिरोही वाले भाग को हम अबुर्द प्रदेश कहते हैं। भाई इसको नोट कर लिया जाए। भाई आगे चलते हैं। तो आपको पता है ये वर्तमान में स्थित नया जिला है, नया जिलों का मैप है। ठीक भाई, हाँ देखो कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आप डिटेल में यहाँ पे देख लो। आपको पता है ये मारवाड़ क्षेत्र हो गया, अगर बांट लिया जाए ये राजस्थान का दक्षिण हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया, ये राजस्थान का भाई पूर्व कौन सा गया भाई? पश्चिम हो गया। तो ये राजस्थान में ये जांगल प्रदेश हो गया। ठीक भाई, ये बांगड़ वांगड़ प्रदेश हो गया, और ये शेखावटी हो गया, और ये अहिरवाट प्रदेश हो गया, और ये मेवात हमने पढ़ा था अलवर वाला क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र किशन भगवान वाला पढ़ा था हमने, जो यूपी के किनारे किनारे स्थित है उसको ब्रज क्षेत्र। हाड़ौती का जो क्षेत्र है, कोटा के अंदर हाड़ा वंश शासक था इसलिए हाड़ौती का क्षेत्र आ गया कोटा बूंदी। ठीक भाई, हाँ, और ये हो गया मेवाड़, जो उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है इसको हमने मेवाड़ कहा है। और ये हो गया वागड़। ठीक भाई, बांसवाड़ा इस क्षेत्र को हमने वागड़ कहा है। ठीक भाई, और ये गोदवाड़, गोदवाड़ क्षेत्र पढ़ लिया था हमने। और ठीक भाई, ये ढूंढाड़ हो गया, जो टोंक आपके जयपुर के अंदर है, ढूंढाड़ प्रदेश हो गया है। ठीक भाई, ये तो है मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक भाई, हाँ भाई, आप इसको नोट कर लिया जाए, नोट करना चाहो तो। देखो भाई, जो हमारा जो आज हमारा जो इतिहास का था, राजस्थान के इतिहास का जो इंट्रोडक्शन था ये कंप्लीट हो गया है। कल हम नए चैप्टर से, नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सब लोग पधारोगे। ठीक भाई, हाँ, तो आप जाने से पहले क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाए भाई। ठीक भाई, हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करके जाए। ठीक भाई, हाँ, नहीं भी आ रही है तो धीरे धीरे आ जाएगी, चिंता ना करें। ये है रंगीला राजस्थान। ठीक भाई, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय। ओके भाई।